नमस्कार, मैं हूं सीए देवेंद्र कटारिया और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA.D कटारिया पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम जो कि सरकार अभी लेकर आई है हाल ही में फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये एमनेस्टी स्कीम कहां-कहां एप्लीकेबल है, कौन-कौन से केसेस को कवर करती है, आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और अगर बेनिफिट मिल सकता है तो क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 128A। 128A क्या है? बेसिकली ये लास्ट ईयर जो फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ऑफ 2024 जारी किया गया है, उसमें एक सेक्शन 128A को CGST एक्ट 2017 में ऐड किया है। और ये सेक्शन बेसिकली प्रोवाइड कराता है बेनिफिट या वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस। ये कहता है कि अगर आपका 2017-18, 18-19 या 19-20 से रिलेटेड कोई मैटर है तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल सकता है। फर्दर ये कहता है कि वो मैटर सेक्शन 73 का होना चाहिए। अब 73 क्या कहता है, छोटा सा ब्रीफ में उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सेक्शन 73 ये कहता है कि अगर देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, देयर इज आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड, और देयर इज अ एरोनियस रिफंड। मतलब आपने या तो टैक्स का पेमेंट कम किया है जितना करना चाहिए था, या फिर जितना करना चाहिए था पूरा ही नहीं किया है, या आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर ली है अपने 3B में, या फिर आपने क्लेम करने के बाद गलत तरीके से उसको यूटिलाइज कर लिया है, या फिर आपने जीएसटी का रिफंड गलत रिसीव कर लिया है जो आपको नहीं करना था। इन 5 केसेस में अगर कोई डिमांड क्रिएट करनी होती है तो प्रॉपर ऑफिसर को सेक्शन 73 में नोटिस देना पड़ता है फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सेक्शन 73 तब अट्रैक्ट होता है जब ये सारा मैटर आपका हो विदाउट इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब से फॉर एग्जांपल क्लरिकल मिस्टेक हो, या फिर इंटरप्रिटेशन का कुछ इशू हो, या फिर ट्रेड में मैक्सिमम लोग ऐसा ही कर रहे हो। तो ये मैटर हो गया जहां आपसे गलती तो हुई लेकिन आपका टैक्स चोरी का इंटेंशन नहीं था। 73 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि वहां पे डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपका इंटेंशन था टैक्स एवेजन का। वो ये कहता है कि आपने कोई फैक्ट्स को सप्रेस किया है, या आपने कोई विलफुल मिस स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपका इंटेंशन टैक्स इवेशन का था तो नोटिस 73 की जगह 74 में इशू होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेक्शन 128A जो है वो सिर्फ उन्हीं केसेस को कवर करता है जो सेक्शन 73 के तहत इशू किए हुए नोटिस हो। अब 73 में 5 मैटर्स हैं जहां शोकॉज नोटिस इशू हो सकता है। हमने बात की टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड, या फिर एरोनियस रिफंड। एरोनियस रिफंड वाले मैटर में भी सेक्शन 128A एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने किसी गलत रिफंड को क्लेम कर लिया है और रिसीव कर लिया है तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का विवर नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं और क्या कहता है सेक्शन 128A। सेक्शन 128A कहता है कि आपका शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 इशू हो चुका हो लेकिन ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ हो, या फिर ऑर्डर भी इशू हो गया लेकिन एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ। मतलब शो कॉज नोटिस आया, आपने रिप्लाई दिया, प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि रिप्लाई सैटिस्फैक्टरी नहीं है, उन्होंने डिमांड कंफर्म कर दी, ऑर्डर दे दिया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट या तो आप ये अपील करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपने अपील कर दी है तो मैटर यहाँ कवर हो जाएगा अगर एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं आया। अगर आपने अपील नहीं की है तो भी मैटर यहाँ कवर हो जाएगा। ऐसे केसेस में अगर आपकी अपील टाइम बार हो चुकी है और आपका मैटर यहाँ कवर होता है तो इंटरेस्ट पेनल्टी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सेक्शन एक स्टेप और आगे बढ़कर भी कहता है कि अगर एपेलेट अथॉरिटी का भी ऑर्डर इशू हो चुका है लेकिन एपेलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ तो भी आपके केसेस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एक स्पेशल केस और कवर किया है। स्पेशल केस क्या? अभी तक हम कह रहे थे सिर्फ 73 वाले नोटिस ही एंड ऑर्डर्स ही यहाँ कवर होंगे। क्या हो अगर सेक्शन 74 में नोटिस इशूड हो? तो यहाँ इन्होंने कहा है कि अगर सेक्शन 74 में नोटिस इशूड है ओरिजिनली,
कंफर्म भी हो गया 74 में, आप अपील में चले गए। अपील में जाके एपेलेट अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि नहीं साहब ठीक है, ये मैटर 74 का नहीं 73 का बनता है, और एक इंस्ट्रक्शंस, एक डायरेक्शन उन्होंने प्रॉपर ऑफिसर को दिए एपेलेट अथॉरिटी ने कि आप मैटर को री एडजुडिकेट कीजिए एंड इशू एन ऑर्डर, पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 73। तो वो जो ऑर्डर इशू होगा सेक्शन 73 में, उस ऑर्डर को यहाँ पे कवर किया जा सकता है। तो हम ये समझ गए कि किस किस तरह के मैटर सेक्शन 128 ए के वेवर के बेनिफिट में कवर होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट अपील में चला जाए तो डिपार्टमेंट अपील में कैसे जाएगा? से फॉर एग्जांपल आपका कोई मैटर था, असेसिंग ऑफिसर ने आपके फेवर में वो ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को लगता है कि ये मैटर आपके फेवर में नहीं जाना चाहिए था, कहीं कोई त्रुटि रह गई है, इसको मैटर को अपील करना चाहिए, तो वो उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। और ऐसे मैटर्स को कैसे डील करना है हम देखते हैं। पहले कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन टू एपेलेट अथॉरिटी, एप्लीकेशन टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील टू हाई कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, या फिर रिविजनल प्रोसीडिंग्स अगर हैं। ऐसे मैटर्स में अगर आप एमनेस्टी स्कीम में जाना चाहते हैं, तो ये कहा गया है कि इनके तहत जो भी ऑर्डर इशू होगा, अगर उसमें कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आती है, मसलन जैसे हमारे पास ऑर्डर आ गया हमारे फेवर में, डिपार्टमेंट अपील में चला गया, अपील जाके वो अपील रिजेक्ट हो गई और हमारा ओरिजिनल क्लेम एज इट इज स्टैंड करता है, तो मैटर खत्म हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट अपील में जाने के बाद वहां से एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर ये आता है कि हाँ साहब, ऑर्डर पास करने में कुछ प्रॉब्लम रही है, कुछ मिस्टेक है, आपको ये अलाउ कर दिया गया था लेकिन ये डिसअलाउ होना चाहिए, उसकी वजह से कोई एडिशनल डिमांड आ जाती है। तो अगर वो एडिशनल डिमांड आ जाती है, तो वो आपको विद इन 3 मंथ्स ऑफ इशू ऑफ दैट ऑर्डर आपको जमा करवाना पड़ेगा, तभी आप इस एमनेस्टी का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल SCN इशू हुआ, उसमें 3 मैटर्स थे। एक 2A वर्सेस 3B, एक मैटर था GSTR 1 वर्सेस 3B। मतलब 2A और 3B में फर्क है, यानी कि इनपुट 2A में कम है, 3B में आपने ज्यादा क्लेम कर रखी है। GSTR 1 में आपने आउटपुट ज्यादा दिखा रखा है, 3B में कम क्लेम कर रखा है, कम दिखा रखा है। तो ऐसे मैटर्स को एडजुडिकेट किया जा सकता है। अब इन दोनों में से जब शोकॉज नोटिस का आपने रिप्लाई किया, तो 2A वर्सेस 3B वाले मैटर को तो ड्रॉप कर दिया, ये मैटर तो आपका ऑर्डर में ड्रॉप हो गया, लेकिन 1 वर्सेस 3B को कंफर्म कर दिया। ठीक है, आपको भी लगा ठीक है कोई बात नहीं, 1 वर्सेस 3B को हम चैलेंज नहीं करते, यहाँ इसको जमा करा देंगे, पर आप एमनेस्टी का वेट कर रहे थे। इस बीच डिपार्टमेंट को ये लगा कि 2A और 3B वाला मैटर जो है, इस पे भी अपील की जा सकती है, इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था एसएससी को, तो डिपार्टमेंट चला गया अपील में और 2A वर्सेस 3B। अब क्या हुआ, जब एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया, अगर उन्होंने डिपार्टमेंट की अपील को रिजेक्ट कर दिया और हमारा मैटर वापस 1 वर्सेस 3B पे स्टैंड कर गया, तो इन दैट केस 2A वर्सेस 3B तो मैटर क्लोज हो गया। 1 वर्सेस 3B के लिए हम एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं वो अभी आगे देखेंगे, पर फिलहाल एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। तो 1 वर्सेस 3B के मैटर के लिए हम एमनेस्टी में चले गए, लेकिन अगर एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर ये आता है कि 2A वर्सेस 3B के मैटर में 2 लाख रुपए की डिमांड और निकलनी चाहिए, तो इन दैट केस आपको वो 2 लाख रुपए विद इन 3 मंथ्स ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर जमा करवाने पड़ेंगे। उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी का क्या करना है, उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर अगर वो इस स्कीम में कवर होता है तो मिल जाएगा, अगर वो पर्टिकुलर डिमांड इस स्कीम में कवर नहीं होती तो आपको उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी भी जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिपार्टमेंटल की साइड से अगर कोई अपील गई है तो क्या करना है। इसके अलावा और क्या मैटर्स हैं, अगर आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी पहले ही जमा करवा दिया है, तो साहब उसका रिफंड तो नहीं मिलेगा।
और ये शुरू से हम देखते आए हैं, कोई भी बेनिफिट जब गवर्नमेंट पास ऑन करती है, पहले 3B की लेट फीस का बेनिफिट भी पास ऑन किया था। उस समय भी जिन लोगों ने जमा करवा दी थी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। यहाँ पे भी जिन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी पहले पे कर रखा है उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, उनको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आज आपका कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी पेएबल है तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा एरोनियस रिफंड के मैटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इस स्कीम में कवर नहीं है। भले से वो सेक्शन 73 का नोटिस और ऑर्डर हो, वो यहाँ कवर नहीं होगा। उसके लिए आपको रेगुलर रूट से ही जाना पड़ेगा थ्रू अपील्स। कोई और मैटर कोई और मैटर अगर है जो कि सेक्शन 73 में कवर नहीं है, या हो सकता है किसी और टाइम पीरियड से रिलेटेड हो, तो उसके लिए भी एमनेस्टी स्कीम नहीं है। ये हो सकता है कि एक ही ऑर्डर में आपके दो मैटर्स हो, या एक ही ऑर्डर आपके दो टाइम पीरियड से रिलेटेड हो। उसमें क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी उन्होंने सारी चीजें रखी हैं। अगर आपकी कोई अपील पेंडिंग है तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, इस स्कीम के तहत आपको जो एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरने से पहले आपको वो अपील विथड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने अपील विथड्रॉ नहीं की, ये सोच के कि भैया एमनेस्टी में तो चले गए, नहीं मिला तो अपील कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अलग प्रोविजन है, पर फिलहाल के लिए आपको अपील विथड्रॉ करनी पड़ेगी। और इस स्कीम के तहत एक ऑर्डर जब जारी हो जाएगा, आपने टैक्स जमा करवा दिया, आपने फॉर्म भर दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ सब ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, आपका मैटर, आपकी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई हैं, वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं होगा। उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। कोई करेगा भी क्यों? हमने इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर के लिए लगाया था, उसे मान लिया गया और वो मैटर क्लोज हो गया, तो अब हमें भी अपील करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल देयर इज द प्रोविजन, वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं रूल 164 इसके प्रोसीजर के बारे में कि वो क्या कहता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर हमें बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली कैटेगरी तो है कि अगर आपका नोटिस इशू हो चुका है सेक्शन 73 का, लेकिन ऑर्डर इशू नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है आपका ऑर्डर भी इशू हो चुका है, लेकिन फर्दर ऑर्डर्स अभी नहीं आए। तीसरी कैटेगरी वो स्पेशल वाली है जो हमने बात की थी, सेक्शन 74 से 73 में अगर कन्वर्ट हो गई हैं प्रोसीडिंग्स। ओरिजिनली नोटिस 74 में था, बाद में आफ्टर एपलेट अथॉरिटी वो ऑर्डर को 73 में कन्वर्ट करने का डायरेक्शन आ गया। तो ऐसे केसेस में हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्म कौन सा भरना है। अगर आपका नोटिस इशूड वाला मैटर है तो फॉर्म आएगा SPL 1। अगर आपके दूसरे मैटर्स हैं तो फॉर्म आएगा SPL 2। दोनों मैटर्स में, चाहे आपका एपलेट अथॉरिटी का ऑर्डर हो या फिर स्पेशल केस हो, तो इन दोनों केसेस में आपको SPL 2 फाइल करना है, ठीक है। फॉर्म क्या है? फॉर्म आप जाएंगे तो आपको रूल्स में जो अभी अमेंडमेंट आया है उसमें मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, डिटेल्स ऑफ डिमांड है, डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट है, जो पे कर दी उसकी डिटेल्स है, और डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग करके एक छोटा सा फॉर्म है। आप वहाँ देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ सबमिट करने पड़ेंगे। अब ये फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको पेमेंट करना है। अगर कोई टैक्स आउटस्टैंडिंग है अंडर नोटिस और ऑर्डर जो आपने अभी तक पे नहीं किया है, और वो टैक्स आप पे करते हैं, उसके टैक्स पे करने के बाद ही ये फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या देने हैं अपने को? सबसे पहला तो DRC 3 की कॉपी। अगर नोटिस इशूड है और आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो आप टैक्स पे कीजिए DRC 3 से, और वो DRC 3 की कॉपी साथ में अटैच कर दीजिए। अगर आपने उस शोकॉज नोटिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट एप्लीकेशन फाइल कर रखी है तो वो रिट को भी विड्रॉ करना पड़ेगा, और उस रिट के विड्रॉल का प्रूफ भी आपको यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि साहब हमने वो रिट विड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बेसिक हो गए जो आपको SPL 1 के साथ अटैच करने हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें SPL 2 की, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे नोटिस के बाद ऑर्डर इशू हो चुका है,
ऑर्डर इशू होने का मतलब है लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब जब हम उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करना है तो हम डीआरसी 3 से नहीं करते, हम पेमेंट टुवर्ड्स लायबिलिटी वाले टैब में जाके पेमेंट करते हैं। अब यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं, इवन आफ्टर इशू ऑफ ऑर्डर कई लोगों ने डीआरसी 3 से पेमेंट कर दिया, या फिर डीआरसी 3 से पहले पेमेंट हो रखा था, फिर भी ऑर्डर में कंफर्म होकर डिमांड पूरी क्रिएट हो गई। तो ऐसे केसेस में एक अमेंडमेंट भी आया है रूल्स में, रूल 142 में, और डीआरसी 03A को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि अगर ऐसे आपके कोई केसेस हैं, मतलब आपने लाइबिलिटी का पेमेंट डीआरसी 3 से कर दिया या फिर डीआरसी 3 से पहले पेमेंट किया हुआ था और बाद में ऑर्डर इशू हो गया, तो ऐसे केसेस में उसको डीआरसी 3A से एलोकेट किया जा सकता है उस अमाउंट। ठीक है, तो डीआरसी, अब ऐसे केसेस में जब हम एसपीएल 2 भर रहे हैं तो पहला प्रूफ तो हमें चाहिए प्रूफ ऑफ पेमेंट अगेंस्ट डिमांड, या फिर अगर वो नहीं किया है, आपने डीआरसी 3 से पे कर दिया है, तो डीआरसी 3 के साथ डीआरसी 3A आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ वो एलोकेट हो गया इधर। ठीक है, इसके अलावा जो भी अपील आपकी पेंडिंग है वो अपील का विड्रॉल बहुत कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, अपील का अपना प्रोसेस है। आपने अपील फाइल की, एपीएल 1 फाइल हो गया। अब दो बातें हो सकती है, या तो वो अपील एक्नॉलेज हो गई, यानी कि एपीएल 2 इशू हो गया, या फिर एपीएल 2 अभी इशू नहीं हुआ, पेंडिंग है। अगर सिर्फ एपीएल 1 इशूड है और एपीएल 2 इशूड नहीं है तो आप डायरेक्टली उसको बाय क्लिक ऑफ अ बटन अपील को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर एपीएल 2 इशूड है तो आपको अपील विड्रॉ करने के लिए कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर एज द केस में भी उनकी परमिशन चाहिए। अगर आपने विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा दी है और वहां से अभी विड्रॉल कंफर्म नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में फॉर्म भरने के लिए आपको उस एप्लीकेशन की कॉपी लगानी पड़ेगी कि साहब हमने अप्लाई कर दिया है फॉर विड्रॉल ऑफ अपील, वहां से प्रोसेस पेंडिंग है। ठीक है, तो ये आपको अपील अपील विड्रॉल अपील की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। एंड फाइनली, बिफोर इशुएंस ऑफ एसपीएल 05 जो कि फाइनल ऑर्डर है, उसके इशू होने से पहले आपको वो कंफर्म्ड अपील विड्रॉ हो चुकी है, उसका कंफर्मेशन प्रूफ भी वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। सेम इज द केस इन स्पेशल मैटर ऑल्सो। अल्टीमेटली डिमांड जैसे 73 का ऑर्डर इशू हो गया, आपको पेमेंट करना है उस डिमांड का। आपने अगर डीआरसी 3 या 3A है तो वो देना है, और अगर आपका कोई अपील है उसके अगेंस्ट तो वो उसका विड्रॉल का प्रूफ भी आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पेमेंट की ड्यू डेट क्या है, टैक्स का पेमेंट कब करना है? टैक्स का पेमेंट की ड्यू डेट जो नोटिफाई की है वो है 31 मार्च 2025 इन दोनों मैटर्स में। और यहाँ पे अब सब्सिक्वेंट ऑर्डर तो बाद में भी आ सकता है, हो सकता है अप्रैल 25 में भी सब्सिक्वेंट ऑर्डर आए, तो इन दैट केस क्या करेंगे, वहाँ ये कहा गया है कि जब वो सब्सिक्वेंट ऑर्डर इशू होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब मैंने आपसे कहा था फॉर्म फाइल करने से पहले पेमेंट करना है, तो पेमेंट की ड्यू डेट तो आ गई। फॉर्म फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, वो ये है कि जब आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है। मतलब लास्ट डेट हो गई 30 जून 2025। सेम इज द केस विद एसपीएल 02 इन दिस केस, जहां पे आपका अपील पेंडिंग है। ठीक है, और तीसरा मैटर स्पेशल वाले केस में यहाँ पे भी 6 महीने है, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कम्युनिकेशन से 6 महीने है फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म, और पेमेंट के लिए इशू से 6 महीने। तो देयर कैन बी अ गैप। ठीक है, वैसे आजकल ये गैप लगभग लगभग केसेस में खत्म सा हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन डायरेक्ट फॉर्म इशू होता है, और इशू ऑनलाइन इशू करने का मतलब पोर्टल पे फॉर्म अपलोड करने का मतलब कम्युनिकेशन माना जाता है। तो इशू और कम्युनिकेशन में गैप मैक्सिमम केसेस में आपको नहीं मिलेगा। गैप वहां मिलेगा जब ऑर्डर तो इशू एक दिन हुआ और 2-3 दिन बाद उसका डीआरसी 7 इशू करके उसको ऑनलाइन अपलोड किया, तो वो 3 दिन का गैप आपको वहां मिल सकता है। सेक्शन 164 इज बेसिकली ऑल अबाउट प्रोसीजर। तो उसकी एक समरी, जो टाइमलाइन आपको फॉलो करनी है और जो प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आप
फॉर्म फाइल करेंगे SPL 1 और 2 एज द केस में बी। अब अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो भी हमें ये प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। SPL 1 या 2 फाइल करने के बाद क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर के पास वो फॉर्म जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर को क्या लग सकता है कि हाँ सब ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो SPL 5 इशू कर देंगे। SPL 5 मतलब कंफर्मेशन ऑफ योर एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। SPL 5 का इशू होने का मतलब आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी की डिमांड सब खत्म हो जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, अगर इनिशियली शो कॉज नोटिस इशू था और SPL 5 आ गया तो अब ऑर्डर इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर ओरिजिनली ऑर्डर इशू था तो डिमांड क्रिएटेड है मतलब, और डिमांड क्रिएटेड है और अब SPL 05 आ गया तो जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा लाइबिलिटी रजिस्टर से। ठीक है, ये मैटर तो तब हुआ जब प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है एंड यू आर एलिजिबल फॉर पेपर। ये करना है विद इन 3 मंथ्स। जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर देंगे वहां से 3 महीने के अंदर SPL 5 आ जाना चाहिए। अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं सर अब एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो मैटर आपका है वो मैटर उसमें कवर नहीं होता, तो क्यों ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। तो कभी भी एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं होगी, पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और आपके पास एक शो कॉज नोटिस आएगा, वो आएगा SPL 03 में। SPL 03 आएगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ फाइलिंग SPL 01 और 2। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि साहब क्यों ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए, हमारे हिसाब से तो ये आपके एमनेस्टी में कवर नहीं होती डिमांड। ऐसे केस में क्या होगा, अब आपसे सवाल पूछा गया है तो आप जवाब देंगे। आप जवाब देंगे SPL 04 में। वो रिप्लाई देना है आपको विद इन 1 मंथ फ्रॉम इशू ऑफ SPL 03। अब आप जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं एज द केस में भी। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो विद इन 4 मंथ्स ऑफ इशूइंग SPL 03 फाइनल ऑर्डर असेसिंग अथॉरिटी को या आपके प्रॉपर ऑफिसर को इशू करना है। अगर आपने सबमिट कर दिया रिप्लाई SPL 04 में, ठीक है, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर इनको ऑर्डर इशू करना है कि या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर उनको आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी लगता है, इफ यू हैव गिवन ऑल द फैक्ट्स, ऑल द एविडेंसेस एंड इफ यू आर एबल टू प्रूव कि ये आपका केस एमनेस्टी में कवर होता है, तो आ जाएगा SPL 5। अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं SPL 5 में कवर नहीं हो रहे, हम तो इसको रिजेक्ट ही करेंगे बिकॉज दिस इज अ मैटर नॉट कवर्ड इन एमनेस्टी, तो इशू होगा SPL 7। अब SPL 5 के लिए मैंने कहा था कि इट इज नॉन अपीलेबल। व्हाट अबाउट SPL 7? SPL 7 इज अपीलेबल, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है वो गलत ग्राउंड्स पर रिजेक्ट की है और इसकी आप अपील कर सकते हैं। अब आप खुद बताइए इसके लिए क्या फॉर्म होना चाहिए। मुझे SPL 7 के अगेंस्ट अपील करनी है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा सोच लीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा फॉर्म यूज होगा फॉर फाइलिंग अपील। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। SPL 7 के अगेंस्ट आपकी अपील होगी APL 1 में। SPL नहीं, APL 1, बिकॉज दैट इज नॉर्मल अपील अंडर सेक्शन 107 फॉर एनी ऑर्डर इशूड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहाँ पे SPL 7 के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। SPL का अलग से कोई फॉर्म नहीं है अपील करने का। ठीक है, अब आपने अपील कर दी टू एपेलेट अथॉरिटी, आपने अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस किए, आपने ग्राउंड्स प्रोड्यूस किए, आपने फैक्ट्स प्रोड्यूस किए, यू प्रेजेंटेड योर केस वेरी नाइसली और एपेलेट अथॉरिटी को लगा हाँ यू आर करेक्ट, योर एप्लीकेशन शुड नॉट हैव बीन रिजेक्टेड एंड आई एम ग्रांटिंग यू बेनिफिट ऑफ द स्कीम। तो ऐसे केस में ही विल इशू SPL 6। अगर उनको लगता है कि साहब आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर ग्राउंड्स और फैक्ट्स एंड योर केस मस्ट बी रिजेक्टेड, you are not you are not eligible for benefit of the waiver, then in that case he will issue APL 4 rejecting your appeal। ठीक है, once that appeal is rejected,
अब अगर आप चाहते हैं कि साहब मेरी जो एग्जिस्टिंग पुरानी अपील थी, वो वापस रिस्टोर हो जाए, तो हो सकती है क्या? द आंसर इज यस। वो अपील वापस रिस्टोर हो सकती है। उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग फाइल करनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग इन SPL 08। SPL 08 का मतलब ये अंडरटेकिंग है कि अब मुझे और फर्दर अपील में नहीं जाना। आप तो मेरी जो ओरिजिनल अपील थी उसको रिस्टोर कर दीजिए। एपेलेट अथॉरिटी विल रिस्टोर योर अपील, एंड जो आपने पहले विड्रॉ कर ली थी, ठीक है, वो अपील रिस्टोर हो जाएगी एंड द प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो ये सारा आपका प्रोसेस है, टाइमलाइन एंड प्रोसेस एज मेंशन इन सेक्शन 164 ऑफ द सॉरी, एज मेंशन इन रूल 164 ऑफ CGST रूल्स 2017। चलिए आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू। अब एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड कुछ FAQs एक क्लैरिफिकेशन सर्कुलर में भी आए हैं, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि अगर नोटिस में अदर डिमांड्स भी हैं, हालांकि ये मैटर हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं कि अगर अदर डिमांड्स हैं या अदर टाइम पीरियड की डिमांड्स हैं तो आपको बेनिफिट उसके लिए मिल जाएगा जो आपकी इसमें कवर्ड है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। एक शो कॉज नोटिस में एक तो है ITC रॉन्गली अवेल्ड की डिमांड, एक है एरोनियस रिफंड की डिमांड। दो मैटर्स एक ही शो कॉज नोटिस में एडजुडिकेट हो रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं जो ITC रॉन्गली अवेल्ड है उसके लिए तो एमनेस्टी में चले जाऊं और जो एरोनियस रिफंड है उसके लिए मैं आगे अपील कर लूं। द आंसर इज नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको एमनेस्टी में जाना है तो फॉर एंटायर नोटिस यू हैव टू गो और फॉर एंटायर ऑर्डर यू हैव टू गो। यू कैन नॉट पार्शियली गो फॉर दिस स्कीम। और यहाँ ये कहा है कि अगर आपका कोई दूसरा मैटर है तो उसका एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी यू हैव टू पे फॉर टेकिंग बेनिफिट इन दी एमनेस्टी स्कीम। तो जो आपका मैटर कवर हो रहा है उसका तो इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा, जो मैटर कवर नहीं हो रहा है वो पूरा जमा कराना पड़ेगा। पार्शियल स्कीम में जाने का ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से अगर दूसरे टाइम पीरियड्स का मैटर हो देन ऑल्सो द आंसर इज सेम। आपको वो एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर दैट यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर इन दिस स्कीम। ठीक है। सेक्शन 16(4) से रिलेटेड अगर आपने कोई ITC क्लेम की थी विच वाज बियॉन्ड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 16(4), तो उसके लिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ सेपरेट अनाउंसमेंट एंड सेपरेट रेक्टिफिकेशन मेथड्स, जहां पे अगर आपने अपील नहीं की हुई है तो भी ओरिजिनल ऑर्डर्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। वहां ये कहा है कि 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 उनके मैटर्स में उन सालों की अगर इनपुट आपने 30 नवंबर 21 से पहले पहले 3B में क्लेम कर ली है तो हम ये मानेंगे कि वो आपका कंप्लायंस हो गया और वो सारे मैटर्स ड्रॉप हो रहे हैं। अगर वो कोई मैटर भी यहाँ इंक्लूडेड है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक मैटर आपका है कि आपने ITC गलत ली है क्योंकि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, एक मैटर। दूसरा मैटर यह है कि आपने ITC ड्यू डेट के बाद ली है। दोनों मैटर है। तो जो ड्यू डेट के बाद वाली है यानी कि 16(4) वाली, अगर ये उस स्कीम में वहां कवर हो रही है तो यहाँ से मैटर ड्रॉप हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपको स्कीम में जाके रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स पे करके इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर ले सकते हैं। ठीक है। अब चूंकि 16(4) का मैटर तो ऑलरेडी ड्रॉप हो रहा है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी भी ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगी। वैसे इंटरेस्ट उसके अंदर होगा नहीं, सॉरी, अगर 16(4) का मैटर ड्रॉप हो रहा है तो उसके अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑटोमेटिक आपकी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। अब मैटर ये है कि आपने टैक्स का पेमेंट तो पहले ही कर दिया, सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का मैटर बचा है। से फॉर एग्जांपल आपके किसी सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया और आपके पास नोटिस आया। अब इंटरेस्ट बढ़ता ना रहे उसको सेफगार्ड करने के लिए आपने टैक्स तो जमा करा दिया बट यू आर कंटेस्टिंग द मैटर। पर अब आप चाहते हैं कि आप एमनेस्टी स्कीम में चले जाएं, तो क्या पॉसिबल है? द आंसर इज यस। जो टैक्स 73 के 4 पैरामीटर्स में कवर हो रहा है उस स्कीम में कवर हो रहा है, भले से आपने पहले भी पे कर दिया हो,
तो भी वो मैटर यहाँ कवर हो जाएगा। अल्टीमेटली यू हैव टू प्रोड्यूस द DRC3 बिफोर इन विद द फाइलिंग ऑफ SPF 01, ठीक है। तो ऐसे मैटर्स भी आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट से रिकवरी हो गई हो टैक्स की, तो क्या वो यहाँ कवर होगा? द आंसर इज अगेन यस। अगर डिपार्टमेंट ने टैक्स की रिकवरी कर ली है आइदर फ्रॉम योर इनपुट और फ्रॉम सम अदर सोर्स, दैट आल्सो विल बी कवर्ड हियर इन दिस स्कीम एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अच्छा, तीसरा, अगर डिपार्टमेंट ने जब रिकवरी की तो टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी रिकवर कर लिया, या इंटरेस्ट और पेनल्टी का कुछ पोर्शन रिकवर कर लिया, तो इन दैट केस जो रिकवर हो गया वो मैटर क्लोज्ड है, जो पेंडिंग है उसकी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी के नाम से रिकवर किया है तो उसको टैक्स में शिफ्ट नहीं कर सकते, वो एज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पेमेंट हो गया एंड दैट मैटर इज क्लोज नाउ, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपका इंटरेस्ट है फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, अगर आपने रिटर्न्स लेट फाइल किए हैं, तो इन दैट केस आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट मैटर इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 73, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ डायरेक्ट रिकवरी अंडर सेक्शन 75। इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसा शो कॉज नोटिस आया हुआ भी है विच इज फॉर इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स या लेट डिस्क्लोजर ऑफ सप्लाई इन द रिटर्न्स, तो वो मैटर यहाँ कवर नहीं होंगे, उसका बेनिफिट आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का नहीं मिलेगा, वहां पे आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपका ऐसा मैटर है जो सेक्शन 73 का नहीं है, से फॉर एग्जांपल सेक्शन 62 का है, सेक्शन 62 इज फॉर असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए और आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया है, तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर यहाँ नहीं मिलेगा। द रिकॉर्ड अवेलेबल टू यू इज द अपील मेथड, और आपको उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग सेक्शन 128A, रूल 164 एंड द रिसेंट क्लैरिफिकेशन सर्कुलर इशू। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं या आपके पास कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। नमस्कार।